अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं बदलता पाकिस्तान। मैं हूं इश्तियाक गोंदल। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान एक तवील अरसे से अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बताता रहा कि जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन है वो दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह है। लेकिन उस वक़्त दुनिया के बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान की बात के ऊपर यकीन नहीं करते थे। पाकिस्तान नाकाबिल तरदीद किस्म के शवाहिद जो थे वो भी दुनिया को दिखाता रहा, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया ने आंखें बंद की हुई थी। और फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्द तंजीमें हैं, पाकिस्तान उनके हवाले से भी दुनिया को वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ किस्म के शवाहिद फ़राहम करता रहा, लेकिन दुनिया को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद रखीं। लेकिन अगर अभी हम दहशत गर्दों की तंजीमों की बात करें तो पूरी दुनिया को पता चल गया है कि अफ़गानिस्तान वाकई दहशत गर्दों की महफूज पनाहगाह है। और इसीलिए हम देखते हैं कि वहाँ पर अक़वाम मुत्तहिदा की मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स भी आती हैं। बहुत सारे दुनिया के जो मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, बासर ममालिक हैं, वो अफ़गान तालिबान की बुरी हुकूमत के ऊपर तनकीद करते भी नज़र आते हैं। और जो बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दों की तंजीमें हैं उसके ऊपर भी वक्तन फ़क्तन तनकीद भी होती है। और सिर्फ तनकीद नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ़ तंजीमों के ऊपर जो है वो आलमी सतह के ऊपर पाबंदियाँ भी आयद की जाती हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता कुछ दिनों से पूरी दुनिया जो है उसके जो पेशतर ममालिक हैं वो अब BLA की बात कर रहे हैं, यानी बलोच लिबरेशन आर्मी के ख़िलाफ़ खुलकर बात कर रहे हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर BLA कब और कैसे वजूद में आई और अब इसके ख़िलाफ़ आलमी सतह पर कार्रवाई क्यों ज़रूरी समझी जा रही है। अगर बलोच लिबरेशन आर्मी के माजी की बात करें तो पहली मरतबा 1970 की दहाई के आगाज़ में ये वजूद में आई थी। और उस वक़्त वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत था और बलूचिस्तान में रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसल्लह बगावत शुरू की गई थी। इसी तरीके से वक्त गुज़रता गया और फिर 2006 में हुकूमत पाकिस्तान ने बलोच लिबरेशन आर्मी को कलदम तंजीमों की फ़हरिस्त में शामिल कर लिया। आज इस दहशत गर्द तंजीम का जिक्र सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता बल्कि इसके नापाक अज़ाइम पूरी दुनिया तक फैल चुके हैं। आखिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ज़रूरी है, इसके लिए कुछ अहम हक़ाइक़ हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, तसव्वुर कीजिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जहाँ वसी मदनी वसाइल हैं, जहाँ ग्वादर बंदरगाह मुस्तकबिल की मुआशी तरक्की की इलामत समझी जाती है और जहाँ से गुज़रने वाले तिजारती रास्ते जनूबी एशिया, वस्ती एशिया, मशरक़ वस्ता और चीन को आपस में जोड़ते हैं, वहाँ BLA जैसी दहशत गर्द तंजीमें इस खित्ते में अमन, तरक्की और खुशहाली का सफ़र क्यों रुकवाना चाहती हैं और उनके ख़िलाफ़ अब आलमी जरीदे सख्त कार्रवाई का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। नाज़रीन, फितना अल हिंदुस्तान यानी बलोच लिबरेशन आर्मी BLA, जिसे मुख्तलिफ ममालिक दहशत गर्द तंजीम करार दे चुके हैं, माहिरीन के मुताबिक ये गिरोह न सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस बल्कि जो वहाँ पर तरक्याती मनसूबे हैं, तजारती सरगर्मियाँ और फिर वहाँ पर जो अवामी मफादात हैं उनको भी निशाना बनाते हैं। अब ज़रा एक आम बलोच शहरी के बारे में सोचें, वो नौजवान जो रोज़गार की तलाश में है, या वो ताजर जो अपने कारोबार को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहता है, या फिर वो तालिब इल्म जो बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है, और वो ख़ानदान जो अपने बच्चों के लिए एक पुरअमन ज़िंदगी चाहता है। जब दहशत गर्दी होती है तो सबसे ज़्यादा नुकसान इन्हीं आम लोगों का होता है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इन्हीं आम लोगों को पहुंचता है। इसी हवाले से आलमी ज़राए इब्लाग भी अब बलूचिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के असरात पर तवज्जो दे रहे हैं। आलमी जरीदे TRT वर्ल्ड के मुताबिक फितना अल हिंदुस्तान की कार्रवाइयों का मकसद बलूचिस्तान में मुआशी सरगर्मियों को मुतासर करना और तरक्याती मनसूबों की रफ्तार को सुस्त करना है। इस हवाले से ये जो रिपोर्ट सामने आई है इसमें यह इंकशाफ किया गया है कि सप्लाई गाड़ियों, ट्रेनों, जो मौसलाती निज़ाम है और जो अहम तनसीबात हैं उसको निशाना बनाने की कोशिशें सिर्फ एक अमला नहीं होती बल्कि इनका असर जो वहाँ पे लोगों का रोज़गार होता है, या फिर जो लोग सरमायाकारी कर रहे होते हैं, या फिर जो वहाँ पे तिजारती सरगर्मी हो रही होती हैं, अगर वहाँ पे दहशत गर्दी का एक वाक़या होता है तो उसके असरात इन तमाम तर सेक्टर्स के ऊपर बड़े बुरे तरीके से आते हैं। इसलिए बलोच लिबरेशन आर्मी जैसी दहशत गर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ इंतहाई ज़रूरी हैं। TRT वर्ल्ड के मुताबिक अमेरिका अगस्त 2025 में, जबकि ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया 2026 में BLA को बाज़ाब्ता तौर पर दहशत गर्द तंजीम करार दे चुके हैं। और इस हवाले से माहिरीन कहते हैं कि बलूचिस्तान की अहमियत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं, ग्वादर बंदरगाह बहरे अरब तक रसाई फराहम करती है और ये पूरे खित्ते के लिए माशी मौके का दरवाज़ा समझी जाती है।
इसलिए बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ साथ खित्ते के दीगर ममालिक के लिए भी इंतहाई अहम है। इस सूरत हाल के अंदर फिर एक और अहम सवाल ये जन्म लेता है कि अगर ये वाली सूरत हाल है तो इसमें आलमी बरादरी को क्या करना चाहिए। इसका जवाब इंतहाई सादा है कि अब दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी सतह पर मजीद मौसर तावन, माली मामनत की रोकथाम, दहशत गर्द नेटवर्क्स के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ, इंटेलिजेंस मालूमात का तबादला और सरहद पार दहशत गर्दी के खात्मे के लिए एक मरबूत मुनज़्ज़म हिकमत अमली यकीनी तौर के ऊपर वक्त की ज़रूरत है। अगर हम सारी इस सूरत हाल को मुख्तसरन बयान करें तो बड़ा साफ तौर के ऊपर हम देख सकते हैं। आप दुनिया की तारीख उठाकर देख लें, तारीख गवाह है कि बंदूकें जो होती हैं वो तरक्की का रास्ता नहीं रोक सकती। तरक्की का सफ़र तालीम, रोज़गार, सरमायाकारी और अमन के ज़रिए आगे बढ़ता है। बलूचिस्तान की आवाम भी यही चाहती है कि उनके बच्चों को बेहतर तालीम मिले, नौजवानों को रोज़गार मिले, कारोबार बढ़े और सूबा तरक्की करे। इसलिए माहिरीन का कहना है कि दहशत गर्दी का सबसे मौसर जवाब अमन, इस्तेहकाम और तरक्की का तसलसल है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि बलूचिस्तान का अमन सिर्फ एक सूबे का मसला नहीं बल्कि पाकिस्तान और पूरे खित्ते के रोशन मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ एक मामला है। जितना मजबूत अमन होगा उतनी ही मजबूत मईशत होगी, तजारत होगी और खुशहाली होगी। इसलिए बलूचिस्तान समेत, पाकिस्तान समेत और दुनिया की मुआशी तरक्की के लिए कलदम जमात बलोच लिबरेशन आर्मी के ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अगर ये फ़ैसला कुन कार्रवाई हो जाती है और वहाँ पे दहशत गर्दी के वाक़यात रुक जाते हैं, थम जाते हैं, तो फिर वहाँ पे जो एक आम बलूची है, जो पूरा पाकिस्तान है और बलूचिस्तान जिस तरीके से पूरी दुनिया को आपस में ग्वादर पोर्ट के ज़रिए जोड़ सकता है, उन सब की मुआशी तरक्की भी इसी में है कि BLA के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। जी नाजरीन, वीडियो क्लिप आपने देखा। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि BLA की दहशत गर्दी अब सिर्फ पाकिस्तान का दाखिली मसला नहीं रही बल्कि इसके असरात आलमी तिजारत, इलाकाई राबतों और बैनुल-अक़वामी सप्लाई चैन्स तक पहुँच रहे हैं। और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मेरा ख्याल है कि मार्के हक के बाद पाकिस्तान के हक में इलाकाई और आलमी माहौल में नुमायाँ तब्दीलियाँ देखने में आ रही हैं। पहले जिन मामलात को सिर्फ पाकिस्तान का मौक़िफ़ समझा जाता था, अब उन पर बैनुल-अक़वामी मीडिया, थिंक टैंक्स और पॉलिसी साज हलकों में भी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। दहशत गर्दी, इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारती राहदारियों और गवादर की अहमियत जैसे मौज़ूआत अब आलमी बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत, इलाकाई किरदार और सिक्योरिटी खदशात को पहले के मुकाबले में ज़्यादा संजीदगी से देखा जा रहा है, जिसके बायस पाकिस्तान का मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी सतह पर ज़्यादा मौसर अंदाज में सामने आ रहा है। इस सूरत हाल के पेश नज़र यकीनन ये सवाल बनता है कि मार्के हक के बाद जनूबी एशिया की सियासत और सिक्योरिटी के मंजरनामे में क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं। नाजरीन, कई बरसों से पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी मुख्तलिफ शक्लों में जारी रही। दोनों ममालिक एक दूसरे पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद करते रहे, मगर पाकिस्तान भारतीय जारियत के सबूत बार बार दुनिया के सामने रखता रहा, जबकि खित्ते की सियासत अक्सर तनाज़ात और सिक्योरिटी खदशात के गिर्द घूमती रही। फिर एक ऐसा मरला आया जिसे पाकिस्तान ने देखा, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, और पाकिस्तान में मार्के हक के नाम से इस मरले को याद किया जाता है।
इस वाक़ये के बाद न सिर्फ खित्ते में बल्कि आलमी सतह पर भी नई बहस शुरू हो गई। जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़न किस सिमत जा रहा है। पाकिस्तान में इस तासर को तकवीयत मिली कि उसने अपने दिफाई और सफारती मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने पेश किया, जबकि दूसरी जानब हिंदुस्तान की इलाकाई हैसियत और सलाहियतों पर मुख्तलिफ हलकों में सवालात उठाए जाने लगे। इसी तनाज़ुर में बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत खुद को जनूबी एशिया में एक बड़ा सिक्योरिटी ताकत के तौर पर पेश करता रहा और मगरबी दुनिया के बाज़ हलकों ने भी उसे इसी नज़र से देखा। यही वजह थी कि अमेरिका ने एक अरसे तक भारत को खित्ते में एक अहम सिक्योरिटी शराकतदार और मुमकिना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देखा, लेकिन मार्के हक के बाद हालात पर नई नज़र से गौर किया जाने लगा। यूएस पैसिफिक कमांड की प्रेस रिलीज़ भी सामने आई, जिसके मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा ने इंडो पैसिफिक कमांड से इंडो का लफ्ज़ हटा दिया, उसके ऊपर उन्होंने क्रॉस लगा दिया और दोबारा यूएस पैसिफिक जो इसका नाम था कमांड के नाम से उसको बहाल कर दिया। भारतीय दफाई तज्ज़ियाकारों ने इस तब्दीली को भारत के लिए एक अहम दचका करार दिया और उनके मुताबिक ये पेशरफ्त इस बात की निशानदेही करती है कि अमरीका की इलाकाई तरजीहात में तब्दीली आ रही है और जनूबी एशिया के हवाले से नई सोच सामने आ रही है। और इस फैसले के बाद चीन और पाकिस्तान की जोग्राफियाई और माशी अहमियत मज़ीद नुमाया हो चुकी है। उधर अमेरिका और भारत के तल्लुकात के हवाले से भी मुख्तलिफ मुबस्सिरीन ये राय दे रहे हैं कि दोनों ममालिक के तल्लुकात में पहले जैसी गर्मजोशी अब दिखाई नहीं दे रही, जबकि तिजारती मामलात पर भी इख्तलाफात सामने आ चुके हैं। इस हवाले से मार्के हक के बाद आलमी ताकतों ने खित्ते के हालात का सर-ए-नौ जायज़ा लेना शुरू कर दिया है और बाज़ तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अमेरिका को ये एहसास हुआ है कि जनूबी एशिया में पॉलिसी साजी सिर्फ एक मुल्क के गिर्द नहीं घूम सकती, बल्कि खित्ते के तमाम अहम ममालिक को मद्देनज़र रखना होगा। इस हवाले से माहिरीन का ये भी कहना है कि आलमी बरादरी अब ये समझ रही है कि जनूबी एशिया में पायदार अमन, तवाज़न और इस्तेहकाम ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। उनके मुताबिक किसी भी मुल्क की असल ताकत सिर्फ फौजी ताकत नहीं, बल्कि जो सफारती असर रसूख होता है या उस मुल्क का माशी इस्तेहकाम होता है या फिर इलाकाई तावन होता है, वो भी एक बड़े अहम एलिमेंट्स होते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए नामों और पॉलिसियों में होने वाली तब्दीलियों को महज रस्मी इकदाम नहीं समझा जाता, बल्कि ये मुस्तकबिल की हिकमत अमली, जोग्राफियाई तरजीहात और इसके साथ साथ जो मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान शराकतदारियाँ होती हैं उसकी सिमत का ये इशारा भी होती हैं। नाजरीन, आज दुनिया तेज़ी से बदल रही है तो जनूबी एशिया भी एक नए दौर में दाखिल होता दिखाई दे रहा है। आने वाले बरसों में ये वाज़ेह होगा कि खित्ते में कौन से ममालिक अपनी सफारती और माशी अहमियत को मज़ीद मजबूत बनाते हैं और कौन नई आलमी ताकतों के मुताबिक ख़ुद को डालता है। और यकीनी तौर के ऊपर अमेरिका को ये तवक्को थी कि वक्त पड़ने के ऊपर अगर कभी उनको ज़रूरत हुई चीन के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान को खड़ा करना हुआ तो हिंदुस्तान जो है वो अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। इसलिए अमरीका ने उसके ऊपर जो है ना वो शफ़क़त वाला हाथ रखा हुआ था। लेकिन जब हिंदुस्तान ने ऑपरेशन संदूर की हमाकत की और फिर पाकिस्तान की तरफ से जो मार्के हक एक मुंह तोड़ जवाब मिला मार्के हक की शक्ल में, तो उसने सिर्फ हिंदुस्तान का गुरूर और तकब्बर नहीं खाक में मिलाया, बल्कि पूरी दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान अपना दिफा नहीं कर सकता, वो आपके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ क्या और कैसे करेगा। The US Department of Defense has announced this on social media that the change has been made and the move is meant to honor the command's long history. There was not even a word in any of the communiques about our concerns up north.
He's even removed that Indian part out of that US Pacific command. All told, signals are not good, signs are not good. Why Trump is doing it, only time will tell. And India especially, in a huge contrast to what we witnessed during Trump, the first administration, has been specifically singled out post-Sindoor. It doesn't bode very well for us. Most about this is the timing. Why did they announce it now, a few hours before President Trump is to meet Prime Minister Modi? नाजरीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगर्म शरपसंद अनासर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़ा इकदाम उठाते हुए 150 अफराद को आज़ाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के तहत 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया है। यकीनन ये एक बड़ी पेशरफ्त है, लेकिन इस खबर से पहले 4th शेड्यूल की वजाहत करना भी ज़रूरी है। 4th शेड्यूल दरअसल इंसदाद दहशत गर्दी कवानीन के तहत ऐसी फहरिस्त होती है जिसमें उन अफराद के नाम शामिल किए जाते हैं जिन्हें रियासती इदारे अमन व अमान के लिए ख़तरा या शरपसंद सरगर्मियों में मुलव्वस तस्वर करते हैं। इस फहरिस्त में शामिल अफराद की नकलो हरकत, सरगर्मियों और रवाबत पर खसूसी निगरानी रखी जाती है ताकि किसी भी मुमकिन इंतशार या बदअमनी को रोका जा सके। इसी तनाज़र में आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी के सरगर्म शरपसंद अनासर और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए घेरा मज़ीद तंग कर दिया है। महकमे दाखिला हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कलदम कमेटी से वाबस्ता मजमूई तौर पर 150 अफराद को आज़ाद जम्मू कश्मीर एंटी टेररिज्म एक्ट 2014 के तहत 4th शेड्यूल में शामिल कर दिया गया है। इस फैसले की मंजूरी आज़ाद जम्मू कश्मीर काबीना के 41वें इजलास में दी गई, जिसके बाद बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर बताया गया कि कलदम कमेटी के अहम सरगना शौकत नवाज, राजा अमजद, अंजम जमान और राजा शुएब समेत मुतद्दद सरगर्म अनासर को 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है। अगर ज़िली सतह पर बात की जाए तो पुंछ से 36, संदोती से 31, मीरपुर से 14, कोटली से 15, भिम्बर से 10 और हवेली से 8 अफराद इस फहरिस्त का हिस्सा बने हैं। इसी तरह रावलाकोट से 36, बाग से 15, जेलम वैली से 9 और ज़िला नीलम से 8 अफराद को भी 4th शेड्यूल में शामिल किया गया है। और इस हवाले से हुकूमती मौक़िफ़ है कि ये इकदाम अमन व अमान की सूरत-ए-हाल को मुस्तहकम बनाने और अवामी हकूक़ की आड़ में इंतशार फैलाने वाले अनासर की सरगर्मियों को महदूद करने के लिए किया गया है। 4th शेड्यूल को ऐसे अफराद की निगरानी और उन पर कानूनी पाबंदियों के निफाज के मौसर ज़रिए के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तसरन आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि रियासत में बदअमनी, इंतशार और कानूनी शिकनी के लिए किसी किस्म की गुंजाइश नहीं है और 150 अफराद को 4th शेड्यूल में शामिल करने का फैसला उस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी का अमली इजहार है जिसके तहत अमन आमा को दरपेश खतरात के खिलाफ सख्त और फैसला कुन इक़दामात जारी रहेंगे। और मज़ीद भी हो सकता है कि ये जिस तरीके से अनासर हैं जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं या लोगों को इंतहा पसंदी, तशद्दुद पसंदी या दहशत गर्दी पर उकसाते हैं, उनके खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाइयाँ की जाएँ। क्योंकि 2 दिन पहले जो आला सिक्योरिटी हुकाम थे उन्होंने सीनियर साफ़ियों को ब्रीफिंग दी और उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर वो जो सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार थे उनकी तरफ से बताया गया कि जो रियासत पाकिस्तान है ये पहले माँ के किरदार अदा करती है और फिर बाप का। और बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि शायद अब माँ की ममता वाला जो मामला है आज़ाद कश्मीर के अंदर उन लोगों के हवाले से जो लोगों को शरपसंदी पर उकसाते हैं या खुद फितना ख़वारिज या फितना हिंदुस्तान की सरगर्मियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या उनके लिए काम करते हैं, तो अब रियासत पाकिस्तान उनके खिलाफ माँ वाला नहीं बल्कि बाप वाला किरदार अदा करेगी। और यकीनी तौर के ऊपर ये जो 4th शेड्यूल के अंदर लोगों को नाम जो है मुख्तलिफ लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, ये इस बात का बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ऐलान है कि अब इस सिलसिले के अंदर ना कोई समझौता होगा, ना कोई कंप्रोमाइज़ और ना ही किसी किस्म की किसी को डील दी जाएगी। रावलाकोट मैच लक्ष्य की अगली गल बन सी। अगर रावलाकोट मैच नहीं लगता असं कुछ भी नहीं कर रहे।
नाजरीन, अगर हम ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले मुआहदे के हवाले से बात करें तो ईरान और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी यकीनी तौर के ऊपर उस वक्त एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुकी थी जहां किसी भी गलत फैसले या फौजी कार्रवाई के नतीजे में पूरा खिता एक तबाहकुन जंग की लपेट में आ सकता था। ऐसे नाजुक वक़्त में पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार और मुतवाज़न सफारतकारी का मुजाहिरा करते हुए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत की जानिब से इख्तियार की गई दानिशमंदाना हिकमत अमली को दुनिया भर में सराहा गया और ये किरदार खित्ते में अमन के क़याम के लिए एक काबिल ज़िक्र सफारती कामयाबी के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। ताहम जहां आलमी बरादरी इस पेशरफ्त को खुशाइंद करार दे रही थी, वहीं एक शर्मनाक गठजोड़ एक बार फिर मंजर आम पर आ गया जिसने अमन की कोशिशों के हवाले से अपने हकीकी अज़ाइम बेनकाब कर दिए। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंगबंदी और मुमकिना अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर भारतीय और इसराइली क़यादत की बेचैनी वाज़े तौर पर सामने आ रही है। मुबस्सरीन के मुताबिक भारत और इसराइल इब्तदा से ही उन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए सरगर्म रहे जिनका मकसद दुनिया को एक बड़े तसादम और जंग के शोलों से बचाना था। इसी तनाज़र में भारत में तैनात इसराइली सफ़ीर की हालिया गुफ्तगू ने दोनों ममालिक के मज़मूम अज़ाइम को मज़ीद बेनकाब कर दिया। भारतीय न्यूज़ एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में इसराइली सफ़ीर ने पाकिस्तान के खिलाफ अर्जा सराई करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं है और हम इसे किसी मुस्बत मुज़ाकराती फ़रीक के तौर पर नहीं देखते। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों ममालिक आगे बढ़ें, न कि पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क। इसराइली सफ़ीर के मुताबिक इसराइल पाकिस्तान को उन ममालिक में शुमार नहीं करता जिन्हें वो इस अमल का हिस्सा बनाना चाहता है। सियासी और सफारती हलकों के मुताबिक ये बयानात उस हकीकत की अक्कासी करते हैं कि पाकिस्तान की फ़ाल सफारतकारी ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए जो मुस्बत किरदार अदा किया वो बाज़ हलकों को काबिल कबूल नहीं। यही वजह है कि अमन की कोशिशों को मुतनाज़ा बनाने और पाकिस्तान के किरदार को कम तर दिखाने की कोशिशें वो की जा रही हैं और ये सिलसिला अब भी जारी है। इस सारी सूरत हाल के अंदर यकीनन ये अमर भी काबिल ज़िक्र है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी लिबनान के हवाले से इसराइली इक़दामात को जंग बंदी के लिए ख़तरनाक करार दे चुके हैं, जिससे ये तासर मजीद मजबूत होता है कि खित्ते में बाज़ इक़दामात अमन की बजाय कशीदगी को बढ़ाने का बायस बन सकते हैं। बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर उमर करीम के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रिसानी में मरकजी किरदार अदा किया और दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की मेज़ तक लाने में अहम हिस्सा डाला। उनके मुताबिक पाकिस्तान की सफारती कोशिशों ने मुमकिना तसादम के खतरात कम करने में मदद फराहम की और यकीनी तौर के ऊपर ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत ने दानिशमंदाना सफारतकारी के जरिए दुनिया को एक तबाहकुन जंग के खतरे से बचाने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया और यही वो कामयाबी है जो भारत और इसराइल के बाज़ हलकों को हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तान ने एक बार फिर साबित किया कि वो खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुज़ाकरात के फ़रोग़ का दाई है, जबकि अमन दुश्मन नासिर के बयानात और तर्ज़ अमल ने उनके असल अज़ाइम को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया और आज पूरी दुनिया ये देख रही है कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ़ अपने दिफा का हुनर नहीं जानता बल्कि वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग जैसे तसादम से बचाने की अहलियत भी रखता है और सलाहियत भी। We don't see Pakistan as part of the same state of mind countries that we want to be part of. This, they're not our friends. We don't see Pakistan as a positive negotiation. Of course, it depends on the Americans. Israel is not part of those negotiations, so it depends on them. We would like to see other countries stepping ahead and not a country like Pakistan or whatever.
जी नाजरीन, प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ शामिल हुए हैं डॉक्टर अहमद सईद, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर। सर बहुत शुक्रिया आपका। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि पहले हम देखते हैं कि जो हिंदुस्तान का पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था वो बेनकाब हुआ, फिर जो उनकी तरफ से ऑपरेशन संदूर का आगाज़ किया गया था उसके अंदर भी हिंदुस्तान को एक बड़ी शर्मनाक और इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा, और उसके बाद जो 5th जनरेशन वारफेयर है, आप क्या समझते हैं कि उसके अंदर भी अब हिंदुस्तान को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है या उसके अंदर उसको मुसलसल कामयाबियां मिल रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक साहब, मेरे ख्याल में तो जैसे आपने कहा कि ये तसलसल जो उन्होंने शुरू किया था 2000 से पाकिस्तान के खिलाफ, और उसमें पहले अगर आप देखें तो ये चलता रहा, जैसे उनकी असेंबली पे अटैक था, उसके बाद गुजरात का मैसेकर हुआ, उसके बाद ये जो वो समझौता एक्सप्रेस है, फिर उसके बाद उड़ी है, फिर इसी तरीके से पहलगाम है और पुलवामा है। तो ये सारा एक तसलसल है बेसिकली एक माइंडसेट का, और वो माइंडसेट जो है बेसिकली जब से हिंदुत्व जो है ये पॉलिटिक्स में आई है, उसके साथ साथ फिर बीजेपी उसको फ्रंट पे पॉलिटिकली लीड कर रही है, तो ये वहां से ये सारा सिलसिला चला। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता चीजें जैसे जैसे दुनिया के सामने खुलती गई, तो पॉलिटिकली आप देखें वर्ल्ड ओवर अब आइसोलेशन होना शुरू हो गई है इंडिया की। अभी G7 में भी जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए थे मोदी साहब, तो वहां पे जिस तरीके से कोल्ड शोल्डर दिया बाकी तमाम G7 के ममालिक ने, और स्पेशली ट्रंप साहब ने खुद, तो इस चीज की बड़ी मिसाल है कि अब जो है इंडिया जो है वो अपनी बैकफुट पे चला गया, और उसकी जो एक उन्होंने एक सूडो किस्म की अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई थी इवन गल्फ कंट्रीज के साथ, वो भी पीछे अब हट गए सारे। तो ये एक बहुत बड़ी फतह है पाकिस्तान की मेरे ख्याल में, कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान ने वो तमाम स्पेस ना सिर्फ रीगेन किए, बल्कि ये कि उससे बहुत ज्यादा बेहतर ताल्लुकात तमाम मालिक के साथ इस्तवार किए हैं। बिल्कुल सही। अच्छा सर ये बताइएगा, जैसे अभी 2007 के अंदर होने वाले समझौता एक्सप्रेस की बात करें, मुंबई अटैक की बात करें, पुलवामा हमले की बात करें, उड़ी अटैक की बात करें या पठानकोट हमले की बात करें, तो हिंदुस्तान फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाता था, इल्ज़ाम पाकिस्तान के सर के ऊपर लगा दिया जाता था, और फिर दुनिया भी पाकिस्तान को दहशतगर्दी के एपी सेंटर जबकि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी का विक्टिम समझती थी। लेकिन पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जिस तरीके से बेनकाब हुआ है और हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के अंदर सुबकी का सामना करना पड़ा, तो आप समझते हैं कि हिंदुस्तान आने वाले दिनों के अंदर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का सहारा ले सकता है, या पहलगाम के बाद उनकी ये साजिश अब मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुकी है, मुस्तकबिल में इम्कानात नहीं है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करें? देखिए मेरे ख्याल में तो इनकी जो इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की जो उनकी एक रवायत चली आ रही थी, उसके ऊपर मेरे ख्याल में अब वो कहते हैं ना इसके कफन में आखिरी की लग गया है, और उसकी बड़ी वजह है कि मैं समझता हूँ कि हमारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप का जो आपस में एक बड़ा अच्छा विजडम चला। साथ ही साथ मैं जरूरी तौर पे यहाँ पे जिक्र करूंगा जो हमारी डिप्लोमेटिक कोर है, जो हमारे सफारती और सहाफती जो हमारे हल्के हैं, उन्होंने मिलके मेरे ख्याल में दोनों महाजों पे सफारती एतबार से भी और सहाफती एतबार से भी, जैसे आप माशाल्लाह हैं, तो ये सारे जो हमारे सहाफती वॉरियर्स हैं और सकाफती वॉरियर्स हैं, उन्होंने मिल के इसको दुनिया के सामने एक बड़े अच्छे तरीके से एक नैरेटिव बिल्ड किया है कि अब उनके लिए इसके अंदर कोई स्टीम रह नहीं जाती। तो मेरे ख्याल में तो ये आखिरी है जिसके अंदर उन्होंने किया, और अब अगर उनको और जिस तरह का मार्के हक में उनको इसका रिबटल मिला, और बाकी दुनिया ने जिस तरीके से उसको बड़ा कोल्ड शोल्डर देके पाकिस्तान को बड़ा बेहतर तरीके से हमारे नैरेटिव को लिया कि हर दफा जो है ये दो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उनमें से एक बहुत इररिस्पॉन्सिबल तरीके से बिहेव करता है और दुनिया को जो है वो ऑन टोज कर देता है, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल में अब इंडिया की लीडरशिप के अंदर भी जो कि जो सेन वॉइसेस हैं वो सब ये सोचना शुरू हो गई हैं कि ये मेरे ख्याल में हमें बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है, और उससे हमारी इतनी बड़ी डेमोक्रेसी जो है उसकी सुबकी होती है। तो मेरे ख्याल में तो ये अभी नैरेटिव इवन इनवर्ड उनकी अपनी पॉलिटिकल एलिट्स के अंदर भी बहुत डिबेट हो रहा है।
बिल्कुल सही सर, दो बड़े अहम टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ तो हम देखते हैं कि जब मार्के हक हुआ तो उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अपने दिफा की सलाहियत नहीं रखता, बल्कि वो दुनिया को तीसरी आलमी जंग जैसे तसादम से बचाने की सलाहियत और अहलियत भी रखता है। और इस्लामाबाद टॉक्स उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जिसे आज पूरी दुनिया देख रही है। तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के लिए अपनी इस पोजीशन और इस साख को बरकरार रखना कितना चैलेंजिंग, कितना मुश्किल काम होगा? देखिए, उसको थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं मार्के हक और ये जो ईरान और यूएस का जो सिलसिला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि मार्के हक के अंदर जो पाकिस्तान ने बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन ली थी, जिसके अंदर पहले कहा था कि अगर इंडिया ने अटैक किया तो हम इस दफा उसका जवाब देंगे और अपने टाइम एंड स्पेस में हम खुद डिसाइड करेंगे जी। और साथ ही साथ फिर जब वो उन्होंने हरकत की तो उनको जाहिर है उसका जवाब मिल गया। उसके बाद जब हमने मिसाइल किए तो मिसाइल भी हमने बिल्कुल वो उन जगहों पे किए जो कि सिविलियन नहीं थे, बल्कि वो मिलिट्री टारगेट्स थे और वहां से जहां से पाकिस्तान पे अटैक हुआ था जी। तब आप इसको रेप्लिकेट करें ईरान की तरफ, तो ईरान ने भी बिल्कुल एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने हमसे कॉपी किया। खामनाई साहब जो शहादत हुई उनकी, उससे पहले उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो फिर जहां जहां से जिस मुल्क ने हमारे खिलाफ ये उसकी सरजमीन या उसके वसाइल इस्तेमाल हुए तो हम उस पे अटैक करेंगे। तो बिल्कुल एग्जैक्टली इन्होंने भी उन्हीं जगहों पे अटैक किया। और दूसरा ये था कि इन्होंने बता के मिलिट्री टारगेट्स को ही हिट किया जो कि ज्यादातर अमेरिकन बेसिस थे। बिल्कुल सही। तो इस चीज और तीसरी चीज ये थी कि उन्होंने अपने जो इखलाकी एतबार से अपना जो नैरेटिव है बहुत ऊपर रखा, जैसे पाकिस्तान ने इखलाकी एतबार से अपने नैरेटिव को हाई रखा और इतना ज्यादा वॉर को आगे बढ़ाया नहीं बल्कि उसको कंटेन किया। तो पाकिस्तान का भी जो यही सिलसिला फिर ईरान ने लिया, तो ईरान ने भी वॉर को एस्केलेट नहीं किया, उसने कंटेन किया। वो सिर्फ जवाबी वार करता था। तो मेरे ख्याल में दोनों में इस ममासलत की वजह से पाकिस्तान का जो इखलाकी एतबार से भी, मिलिट्री के एतबार से भी और हमारी जो डिप्लोमेसी है उसकी एक बड़ी अच्छी प्रोजेक्शन हुई और पाकिस्तान को उन्होंने एज ए सालसी के तौर पर सामने लिया। सही। तो मैं समझता हूँ यही चीज हमारे काम आई और उसी ने हमें आगे लेके चला और यही दुनिया को, जैसे आप अपने इंट्रो में बात की कि दुनिया को एक बहुत बड़ी वॉर से बचाया। अगर ये मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही चलती रहती और जैसे खबरें बाद में आई कि इवन पाकिस्तान की सालसी के दौरान भी बड़े टफ हालात पैदा हुए, लेकिन हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस साहब हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं और हमारी बाकी डिप्लोमेटिक कोर में इंटीरियर मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने गाहे बगाए इस चीज को अपने तौर पे फिर इसको डिफ्यूज किया और साथ साथ फिर बाकी ममालिक भी शामिल होते गए। तो ओवरऑल फिर ये एक बड़ा अच्छा एक मैं समझता हूँ मोज़ाइक बना जिसने कि दुनिया की जो हॉस्टिलिटीज हैं और अमन के दरमियान एक दीवार कायम की और अमन की तरफ इसको आखिरकार लेके आए। सही सर, अभी आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया। आपने कहा कि जो हमारी जंगी हिकमत अमली थी, जो हमने हिंदुस्तान के खिलाफ मार्के हक के अंदर अपनाई, ईरान ने उसको कॉपी किया। और जहाँ तक अमरीकी एयर बेसिस का जिक्र है तो उसकी अक्सरियत तो हमें खलीजी ममालिक के अंदर नज़र आती थी। इसीलिए हमने देखा कि ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात और मुख्तलिफ ममालिक जो थे खलीजी, उनके अंदर अमरीकी एयर बेसिस को निशाना बनाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि इन खलीजी ममालिक ने इस सारी सूरत हाल के अंदर कोई सबक सीखा है और अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल होगा अब अपनी एयर बेसिस को इन ममालिक के अंदर, इन रियासतों के अंदर कायम रखना? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो देखें, इसकी मिसाल हम लेते हैं टर्की के साथ। जब टर्की को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे मसाइल पैदा हुए जो कि ब्लैक सी की तरफ से थे। ब्लैक सी भी एक झील की तरह है बड़ी ना, और उसका जो एंटरिंग पॉइंट है वो स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स या बास्फोरस की तरफ से होता है जो कि टर्की के दरमियान से गुजरती है। इसी तरीके से जो यहाँ पे खलीज है ये भी एक लेक की तरह है और उसका एक ही पॉइंट है इन एंड आउट हुआ जो कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो अब जब इसके अंदर बेसिस बना के अमेरिका जो है वो ईरान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहा था, तो ईरान ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कह दिया था कि अब इसके बाद से इन बेसिस के ऊपर हमें टारगेट करेंगे और उन मुल्कों के अंदर कहा कि भाई आपसे हमारा कोई मसला नहीं है, आप सब हमारे ब्रादर मुल्क हैं, लेकिन हमारा मसला है सोवरेनिटी का यहाँ पे अमेरिकन बेसिस होने की वजह से। और वो चूंकि इजराइल इस्तेमाल करता है, इंटेलिजेंस भी इस्तेमाल करता है, तो उस वजह से इसको हम अटैक करेंगे अगर हम पे अटैक हुआ। सही। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है उस वजह से अब इन ममालिक को भी समझ आ गई कि हम पैसा भी हमसे लिया गया, हमारे ऊपर अटैक हुआ तो उसके लिए उस वक्त शील्ड हमें नहीं दी गई बल्कि इसराइल को शील्ड दी गई।
अब आप देखें कि जब ये अटैक शुरू हुआ तो जो इनका सबसे लेटेस्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड, वो इजराइल में मेडिटेरेनियन में जाके खड़ा हो गया और वहां से उसने उनको प्रोटेक्शन दी और जितने भी मिसाइल आ रहे थे उनको वो रोक रहे थे। तो उस वक्त ये सारा उकदा खुल गया कि अब हमारे ऊपर जो हमने पैसा खर्च करके जो शील्ड ली थी वो हमारे तो किसी काम की नहीं है। तो इसका मतलब ये जो पाकिस्तान इनको बता रहा था कि भाई आप आपस में एक इत्तेहाद करें, आपस में मिल बैठे, और इस चीज की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि आपस में एक दूसरे से आपको खतरा हो। और ये वो चीज है बैक एंड पे आई थिंक चाइना की बड़ी इसमें ब्लेसिंग थी, क्योंकि चाइना भी 2 साल पहले आपको याद होगा कि यहाँ पे उन्होंने आपस में इनके एक मुआहदा करवाया था जिसमें कि गल्फ के तमाम ममालिक जो है ना वो मुत्तहिद हो रहे थे। सही। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में इस एरिया में पाकिस्तान की अहमियत, जैसे हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, इसी तरीके से बाकी एग्रीमेंट होने की भी तवक्को है। और उस हवाले से पाकिस्तान की अहमियत जो है वेस्ट एशिया, जिसको मिडिल ईस्ट भी कहते हैं, वहाँ पे बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। सही। सर, जब हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो दफ़ाई तौर के ऊपर जो सलाहियत है उसकी बात करते हैं, अददी नंबर की बात करते हैं, आप चाहे दिफाई बजट की बात करें, चाहे दिफाई साजो सामान की बात करें, तो हिंदुस्तान को पाकिस्तान के ऊपर एक वाज़े बर्तरी नज़र आती है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एक नई इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है मल्टी डोमेन ऑपरेशंस की। तो क्या हम कह सकते हैं कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के हवाले से पाकिस्तान को हिंदुस्तान के ऊपर अब वाज़े बर्तरी हासिल हो चुकी है और पूरी दुनिया उसका अमली मुजाहिरा भी देख चुकी है? देखिए, जो 21वीं सदी है इसके टर्नओवर के बाद से ये चीज़ सामने आ गई थी कि अब जो अददी एतबार से चीज़ें हैं वो उस तरह नहीं चलेंगी, क्योंकि ये अगर यूक्रेन में देखें तो वहाँ पे भी आपको इसी तरीके से सिलसिला पता चलता है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पहले पैरिटी अगर हम देखते थे 1:5 है, लेकिन अभी जो बजट्स को अगर आप देखें तो 1:12 चला गया है। उन्होंने 12 टाइम्स अपना बजट जो है पाकिस्तान से बढ़ा दिया है। तो इसमें जाहिर बात है पाकिस्तान ब्रिक टू ब्रिक तो उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान ने अपने अंदर वो टेक्नोलॉजी जरूर पैदा कर ली है जिसकी वजह से हमारा उनके साथ जो मुकाबले की, जैसे मार्के हक में हमने देखा, तो वो हमारा अभी मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में हमारा अपर हैंड है अल्हम्दुलिल्लाह। और यही चीज मिलिट्री लीडरशिप को समझनी चाहिए, देखनी चाहिए, और हमारे मिलिट्री लीडरशिप ने माशाल्लाह बहुत पहले देख के इसका इदराक करके उसी तरीके से चीजें अपनी एक्वायर की हैं कि हमारी मिलिट्री इंडस्ट्री जो है वो खुद चीजें बना रही है। और उस हवाले से हम अभी आपने देख लिया, उसका हमारा मुजाहिरा भी कर लिया हमने मार्का हक में कि हम इंडिया से बहुत बेहतर है माशाल्लाह। कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि जैसे जो एयरक्राफ्ट कैरियर क्या हमारे पास क्यों नहीं होना चाहिए? भाई हमें रिक्वायरमेंट नहीं है ना एयरक्राफ्ट कैरियर की। उनकी एयरक्राफ्ट कैरियर की जो रिक्वायरमेंट है वो हमने देख ली। उनके लिए एक व्हाइट एलिफेंट था, वो अगर सामने लेके आते तो वो भी मारा जाता। तो इसीलिए अब ये जो बड़े बड़े शिप्स हैं, कैपिटल शिप्स जो कहलाते हैं, ये अभी आने वाले दिनों में ये व्हाइट एलिफेंट कहलाएंगे और ये बड़े बड़े टारगेट बनेंगे। आपने खुद देख लिया कि अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे वो पीछे भागना पड़ा उनको इस वॉर के अंदर। तो अब की जो नई वॉर है बड़ी स्मार्ट है, स्लिम है, बड़ी टारगेटेड है, और उसके अंदर जो ट्रांसपेरेंसी ऑफ द बैटलफील्ड है और प्रिसिशन उसमें अटैक्स हैं। तो वो जो कंट्री उसके अंदर कर लेगा और इंटेलिजेंस अपनी उसके साथ इंटीग्रेट करेगा और एआई को इंटीग्रेट करेगा, ही इज द विनर। बिल्कुल सही। सर, अगर हम अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे की बात करें तो उसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान तो बतौर सालिस इसमें मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उस मुआहदे के ऊपर बतौर सालिस दस्तखत भी कर चुके हैं। इस मुआहदे का गारंटर कौन है? देखें, इस मुआहदे का गारंटर कोई भी नहीं है। उसकी वजह ये है, मैं आपको बताता हूँ कि गारंटर इन इटसेल्फ खुद मुआहदा है। सही। वो इसकी बड़ी वजह यह है कि चूंकि पहले जो मुआहदा हुआ था, आपको याद होगा, JCPOA जो इनका आपस में ईरान का और P5+1 थे उसमें कंट्रीज, जिसमें P5 के साथ जर्मनी को ऐड किया गया था, जिसमें कि इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर जो किया गया था 2015 में। ये ओमान वाला जो ओमान में हुआ था? नहीं जी, नहीं, ये पहले हुआ था जो इनकी न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर हुआ था। तो उसको तो देखें, जब ये ट्रम्प साहब आए तो इन्होंने अपनी पहली टर्म में 2018 में आके उसको उड़ा दिया उन्होंने। तो अब कहने की बात यह कि इतनी कंट्रीज के साथ अगर एक चीज को उड़ा दिया जाए, तो इस दफा ईरान जो था उसने अपने जो 14 नुकात थे पहले, उसमें ये लिखा था कि अब अगर ये मुआहदा होता है तो उसको UN के तहत एज ए रेजोल्यूशन के तौर पे पास करना पड़ेगा। लेकिन मैं उस वक्त भी कह रहा था कि चूंकि
अमेरिका ने ये अटैक जो है ये यूएन के बाला बाला किया है, उसके अंदर उसमें कोई रेजोल्यूशन नहीं ली है। दूसरा ये है कि और ये इलीगल था, और दूसरा ये है कि अपनी इवन कांग्रेस से भी उन्होंने परमिशन नहीं ली। तो अब एंड में आके वो यूएन के अंडर नहीं जाएंगे, इसलिए कि यूएन फिर जब उनसे पूछगुछ करेगी तो पता चलेगा ये तो इलीगल अटैक था। तो वो चाहेंगे कि बाहर ही रह के कुछ एक मुआहदा कर लिया जाए। तो अब उस मुआहदे के जो नुकात हैं वो आप ऐसे कह रहे हैं कि ये इंटरवोवन जिपर की तरह है, यानी एक के बाद एक खुलेगा परफॉर्मेंस के ऊपर। बिल्कुल सही। तो गारंटी इसके अंदर खुद एम्बेडेड है कि वो जब एक चीज होगी तो दूसरी होगी। जैसे अभी अमेरिका से कहा गया कि आप पहले अपने ब्लॉकेड को उठाएं जी, फिर ईरान जो ब्लॉकेड उठाएगा। तो वो पहला वो हुआ, सीजफायर हुई, साथ में ये हुआ और साथ में ये हुआ। अब आगे जो है मुफाहमत की तरफ जाना है इन्होंने, वो अभी कुछ दिनों के लिए रोक दिया गया है, बिकॉज उसके अंदर जाहिर बात है गारंटी ये थी अमेरिका की ने दी थी इजराइल को, अमेरिका ने ईरान को, कि हमारे इस मुआहदे के अंदर ऑल फ्रंट्स पे वॉर को रोकना है और उसमें लेबनान भी इंक्लूडेड है और इजराइल ने करना था। लेकिन चूंकि इजराइल ने अटैक कर दिया और उसके साथ ही साथ अभी आज भी सुना है कि अटैक हुआ है जिसमें कि 18 के करीब वहां पे लेबनान में शहादतें हुई हैं, कोई 35 के करीब लोगों की जख्मी हो गए। तो उसकी वजह से फिर ईरान ने इसको सस्पेंड कर दिया कि भाई जब तक आप ये इसको नहीं रोकेंगे मफाहमत के ऊपर हम बातचीत नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। ये आपने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया लेबनान वाला, क्योंकि जब ये मुआहदे के नुकात आगे बढ़ रहे हों, दोनों ममालिक के दरमियान एक अमन की सूरत हाल बन चुकी हो, लेकिन अगर इस सूरत हाल के अंदर इसराइल जो है वो लेबनान के ऊपर इस तरीके से जारियत करेगा तो यकीनी तौर के ऊपर उसके नतीजे में भी ये जो मुआहदा है, जिसके जो मसाइल हैं, जो बड़े मसाइल हैं, उनके हल के लिए जो 60 दिन दिए गए हैं वो फिर मुतासर तो हो सकते हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपका तजरिया बिल्कुल डॉट ऑन है 100% के। हम जो कहते हैं ना कि गैज़ डेथ कहते हैं, जो वजह है मेन इस सारे कज़िये की, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस जंग में घसीटने वाला भी इजराइल था। तो इजराइल के अपने ऑब्जेक्टिव्स थे, तो अब वॉर को बंद करने से पहले वो ऑब्जेक्टिव लेना चाहता है, तो वो ऑब्जेक्टिव तो पूरे नहीं हो रहे। उन ऑब्जेक्टिव के अंदर यकीनी तौर पे था कि जो है ईरान की टोटल जो है वो टोटल एनिहिलेशन हो जाए, वो एज ए मिलिटरीली वो पावर ना रहे, और ये है कि उसके बाद वहां पे एक रिजीम चेंज हो जाए ताकि वो अपने तौर पे उसके अंदर, और फिर ये है कि जो इब्राहिम अकॉर्ड की तरह उन्होंने एक सोचा था कि फिर हम सारे जितने भी अरब ममालिक है उनके ऊपर हम तारी हो जाएंगे और उनको हम पैसे देंगे और उसके बाद ये हमारे एक प्लाइंट रीजन बन जाएगा। और उसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के अंदर लास्ट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उन्होंने जो नक्शा दिखाया था यूफ्रेट से लेके यहाँ तक, वो बहुत बड़ा नक्शा था ग्रेटर इजराइल वाला। तो जाहिर बात है उसमें तो सारे मुल्क आते हैं। सही। तो ये सारी चीजें जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है आजकल की दुनिया में। मेरे ख्याल में इस सारे अगर ये आगे चल के मुआहदा मेरे ख्याल में एग्रीमेंट की तरफ जाएगा, सही, तो उसमें पहला जो डेंट है या पहला जो डैमेज है मेरे ख्याल में, एक तो नेतन्याहू की पॉलिटिकल जो रेटिंग है वो बहुत ही डाउन हो जाएगी। दूसरा ये है कि आई थिंक जो ग्रेटर इजराइल है दैट इज गॉन फॉर 6। मेरे ख्याल में अभी उसमें कोई इतना नहीं रहा, क्योंकि अब पूरे रीजन को ये पता चल गया है और पूरे कंट्रीज की लीडरशिप को, स्पेशली जो गल्फ है, कि ये क्या हो रहा है। बिल्कुल सही सर। खबरों में आ रहा था, आप पुरुम्मीद थे, एक चीज़ की यकीनदानी थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो हैं वो 19 जून को स्विट्ज़रलैंड जाएंगे और वहाँ पर जाकर एक तकरीब होगी जिसके अंदर वो इस मुआहदे के ऊपर बतौर सालिस दस्तखत करेंगे। लेकिन हमने देखा कि ये जो दस्तखत थे ये फिर रिमोट तरीके से हुए, इसकी कोई ख़ास वजह? देखिए मेरे ख्याल में इसमें ज्यादा अहमियत इस चीज की है कि मुआहदा हुआ, क्योंकि देखें जो MOU होता है वो तो इंटेंशन है ना, सही, 2-3, और उस इंटेंशन का सबसे बड़ा जो फायदा पाकिस्तान के लिए है या दुनिया के लिए, रीजन के लिए, वो है स्टेप 1 के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने अपनी राय का इजहार या ख्वाहिश का इजहार किया कि वॉर को बंद करना है, पहली चीज। बिल्कुल ठीक। दूसरी चीज ये है कि आगे जो मसाइल हैं उनको हमने बैठ के तय करना है। तो ये दोनों मराहिल तो हो गए, तो जो ऑब्जेक्टिविटी है वो अचीव हो जाती है इसमें। और इस मुआहदे का नाम भी मुआहदा इस्लामाबाद है, तो उस हवाले से पाकिस्तान की एक सेंट्रल पोजीशन भी उसमें आती है। बाकी जो चीजें मेरे ख्याल में सानवी है, ज्यादा अहमियत ये रखती है कि इसके बाद आगे जो 60 दिन का प्रोसेस है जिसके अंदर ये सारा
जो 14 नुकात हैं, इन नुकात को वन आफ्टर दी अदर वो बैठ के वहां पे उसको देख ले। तो जगह उस पे कोई भी हो, इस्लामाबाद हो, स्विट्जरलैंड हो या कहीं भी हो, वहां बैठ के देख सकते हैं वो लोग। मैटर नहीं करता, लेकिन एंड रिजल्टेंट जो एग्रीमेंट है वो ज्यादा मैटर करता है, बिकॉज उससे दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी आएगी और उससे उस हवाले से ही रीजन जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे चलेगा और उस तरफ ज्यादा तवज्जो है। उसमें जाहिर बात है ये इजराइल का एक छोटा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये है कि बहुत बड़ा एक इशू है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये ट्राइंगल जो है ये आप तपाई की तरह, यानी कि जिसके 3 पाए हैं, तो अगर इसको तीनों पायों को बिठा के इसको बैलेंस आउट करना है तो तीनों ही को इसमें किसी ना किसी मुआहदे में आना पड़ेगा। तो जितनी जल्दी मेरे ख्याल में इजराइल पे ये प्रेशर डाल के लेबनान के साथ बायलैटरल एग्रीमेंट कर लें वो ज्यादा बेहतर होगा और उसी के साथ साथ हो जाना चाहिए, ताकि मेन एग्रीमेंट जो है वो उसके अंदर उसकी क्लॉजेज आ जाए और उससे मेन एग्रीमेंट जो है वो ज्यादा डैमेज नहीं होगा। मेरी ज़ाती राय में तो ये होना चाहिए। बिल्कुल सही सर। इससे पहले हम देखते हैं कि अमेरिका जो था, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले आप ईरान का जो जोहरी प्रोग्राम था उसके हवाले से एक मुआहदे का जिक्र कर रहे थे, हम देखते हैं कि उसके हवाले से 2012 के अंदर जो है वो आपस में मुज़ाकरात शुरू हुए, 2015 के अंदर वो मुआहदा हो गया और उसके बाद जो है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक से वो मुआहदा ख़त्म भी कर दिया। अभी जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जहरियत की हमला किया तो शायद अमेरिका को भी तवक्को नहीं थी, इसराइल को भी तवक्को नहीं थी कि ईरान इस तरीके से डट कर खड़ा हो जाएगा और हमें इतना एक सख्त रद्द-ए-अमल और इतना एक सख्त जवाब मिलेगा। तो आप समझते हैं कि बड़ी मुश्किल से अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की वजह से एक फेस सेविंग मिली, अदरवाइज बड़े तरीके से फंस चुके थे और इस सारी सूरत हाल से उनका बाहर निकलना आसान काम नहीं था, तनकीद की जद में थे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बैक एंड के ऊपर थोड़ी सी और चीजें अगर ऐड कर लें वो ये है कि पहली बात तो ये है कि देखें कि मार्च में प्रेसिडेंट ट्रंप की और प्रेसिडेंट शी की एक बायलैटरल मीटिंग होनी थी उस वक्त, और इन्होंने इसको ऐसे प्लान किया था कि पहले वेनेजुएला पे अटैक करके उसको फतह हासिल कर ली, उसके बाद आगे प्लान किया कि इसी तरीके से ईरान के ऊपर भी एक हफ्ते के अंदर हम झंडे गाड़ेंगे, रजीम चेंज करेंगे और उसके बाद ये दोनों फतह के फ्लैग हम हाथ में उठाते हुए चीन के अंदर जाएंगे और वहां पे प्रेसिडेंट शी के सामने एज ए फाते के तौर पे बैठेंगे। तो वो तो नहीं हो पाया। तो मेरे ख्याल में उस वक्त ये सारी चीजें जो हैं बैक एंड पे चाइना को, रशिया को भी नजर आ रही थी। उस हवाले से मेरे ख्याल में ये एक डिवाइडिंग लाइन आप कह लें कि उस वक्त एस्टेब्लिश हो गई कि अगर यहाँ पे अमेरिका को नहीं रोका गया तो उसके बाद के हालात जो है वो बड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं दोनों दुनिया के लिए। सही। तो उस हवाले से जो चीजें बैकएंड पे हुई उसमें ईरान को जाहिर बात है कि तजुर्बा उनका अपना भी है, उनकी फौज भी है, उनकी रेजिलियंस भी है, उनकी कौम भी एक साथ खड़ी होगी, लेकिन साथ ही साथ जो उनको टेक्नोलॉजी की सपोर्ट मिली या इंटेलिजेंस की सपोर्ट मिली, मेरे ख्याल में वो भी एक अपनी जगह उसका भी एक बहुत बड़ा रोल रहा। तो बहरहाल कहने की बात यह है कि उसके बाद से मैं ये समझता हूँ कि ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है जहां से एक सुपर पावर जो है उसकी पावर्स रिसीड होना शुरू हो गई, कम होना शुरू हो गई हैं। बिल्कुल सही। अब इसके बाद से मल्टीपोलैरिटी एस्टैब्लिश हो गई है, उसमें मल्टीपल पोल्स के अंदर आपको चाइना भी नजर आएगा, उसके अंदर आपको रशिया भी नजर आएगा और उसके अंदर आपको यूरोप एज ए वन पोल भी नजर आएगा, इसलिए कि इस सारे कजिए में यूरोप ने अपने आप को उस चीज से निकाल लिया, जैसे कि पहले कहा जाता था कि ये यूएस की लाइन टो करते हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये चीजें एस्टैब्लिश हो गई हैं और उसकी वजह से दुनिया में बैलेंसिंग और ज्यादा बेहतर होगी। सही। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी नाजरीन, यकीनी तौर के ऊपर जिस तरीके से हिंदुस्तान का पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले बेनकाब हुआ, पाकिस्तान ने जो हिंदुस्तान का एक शर्मनाक और गलीज चेहरा था वो पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया, फिर जब हिंदुस्तान की तरफ से ऑपरेशन संदूर का आगाज़ किया गया और फिर जब पाकिस्तान की तरफ से मार्के हक की शक्ल में हिंदुस्तान को एक सख्त भरपूर रद्द-ए-अमल जवाब मिला, तो उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान किस तरीके से अपने दिफा की सलाहियत रखता है और अब यकीनी तौर के ऊपर 5th जनरेशन वारफेयर के अंदर भी हिंदुस्तान को नाकामी का सामना है। हिंदुस्तान तवील अरसे से बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह कुन प्रोपेगेंडे, सोशल मीडिया और रियासत मुखालफ बयानिए के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा है। ताहम ऑपरेशन संदूर के बाद न सिर्फ मैदान अमल बल्कि 5th जनरेशन वारफेयर के महाज पर भी हिंदुस्तान को मुसलसल नाकामियों का सामना है।
पाकिस्तान के नौजवान अब दुश्मन के अज़ाइम, झूठे बयानिए और गुमराह कुन प्रोपेगेंडे को बखूबी समझ चुके हैं और मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम मकासद को मुस्तरद कर रहे हैं। इसकी एक ताज़ा मिसाल गवादर में सामने आई, जहां फितना अल हिंदुस्तान के गुमराह कुन नेटवर्क को एक और बड़ा धचका पहुंचा है। गवादर से ताल्लुक़ रखने वाले 3 नौजवान, जिसमें असद जलाल, शरीफ और अकरम शामिल हैं, उन्होंने शिद्दत पसंद अनासर और फितना अल हिंदुस्तान से अपनी मुकम्मल लातल्की का ऐलान कर दिया है। इन नौजवानों के अहल खाना ने भी पाकिस्तान के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और वफादारी का इयादा करते हुए वाज़ेह किया था कि उनका मुस्तकबिल और शनाख्त पाकिस्तान से वाबस्ता है। गवादर प्रेस क्लब में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नौजवानों के हमरा मौजूद मौलाना हिदायतुर रहमान ने कहा कि ये नौजवान सोशल मीडिया के मनफी इस्तेमाल और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा का शिकार होकर गलत रास्ते पर चले गए थे, ताहम अब उन्होंने हकीकत को पहचान लिया है और शिद्दत पसंद अनासर से मुकम्मल अलहदगी भी इख्तियार कर ली है। इस मौका पर नौजवानों ने भी दो टोक अल्फाज में ऐलान किया कि उनका गुमराह कुन अनासर से कोई ताल्लुक नहीं और वो वतन अजीज़ पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और यकजहती पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। उनका कहना था कि वो तशद्दुद, नफरत और इंतशार के रास्ते को मुस्तरद करते हैं और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान ने दीगर नौजवानों को भी पैगाम दिया कि वो शिद्दत पसंद तंजीमों का साथ छोड़कर अपने घरों को वापस आएँ और तशद्दुद और इंतहा पसंदी का रास्ता ख़त्म कर दें। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल बंदूक या तशद्दुद में नहीं बल्कि पुरअमन, जमहूरी और सियासी जदोजहद में पोशीदा है। उन्होंने वालिदैन पर भी जोर दिया कि वह अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें ताकि नौजवान गुमराह कुन अनासर, बैरूनी एजेंडों और मनफी सोशल मीडिया मुहिम्मात के असरात से महफूज रह सकें। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के नौजवानों को तशद्दुद की बजाय जमहूरी अमल का हिस्सा बनना चाहिए और आइनी और कानूनी रास्ते इख्तियार करते हुए अपने हकूक़ के लिए कोशिश करनी चाहिए। यकीनन ये वाक़या एक बार फिर साबित करता है कि बलूचिस्तान के बाशऊर नौजवान बैरूनी साजिशों और दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम को मुस्तरद कर चुके हैं। फितना अल हिंदुस्तान का गुमराह कुन बयानिया दम तोड़ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान के नौजवान कौमी वहदत, अमन और तरक्की के सफ़र में अपना किरदार अदा करने के लिए अब पुरज़म है। दुश्मन की 5th जनरेशन वारफेयर की हिकमत अमली नाकाम हो रही है और पाकिस्तान के नौजवान शऊर, आगाही और हुब्बुल वतनी के साथ इस प्रोपेगेंडे का जवाब दे रहे हैं। और इसी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद ऑपरेशन संदूर जो हिंदुस्तान की तरफ से आगाज़ किया गया, उसके अंदर इबरतनाक शिकस्त के बाद अब हिंदुस्तान को 5th जनरेशन वारफेयर के अंदर भी नाकामी का सामना है। इन नौजवानों को कैसे अपनी गलती का एहसास हुआ या वो क्या पैगाम दे रहे हैं, इस पर मबनी ज़रा ये एक वीडियो क्लिप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मेरे साथ जो नौजवान हैं, अम्मल है, असद है और जलाल, मेरे साथ शरीफ और अकरम, ये 3 नौजवान हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए वो इस्तेमाल होते हैं या सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ या उन गुरों के ख़िलाफ़ वो इस्तेमाल होते हैं। तो ये नौजवान भी इसी तरह फिसल गए थे। मैं बलूचिस्तान के एक सियासी कारकुन की हैसियत से इसलिए मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, तो मैं बिल्कुल ये साफ़ अल्फाज में कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली पुरअमन जद्दोजहद में है, जमहूरी जद्दोजहद में है। ये मुसल्लह तरीके से तब्दीली लाना ही बलूचिस्तान के मफाद में नहीं, हमारा रास्ता भी नहीं है, वो हमारा रास्ता पुरअमन जद्दोजहद ही में है। तमाम नौजवानों तक, जो नौजवान पहाड़ों पे गए, उन तमाम नौजवानों तक मैं ये पैगाम मैंने कई दफ़ा वाज़े किया है कि पहाड़ नहीं, सड़क की जद्दोजहद करें। ये हम सब, या मैं खुद एक सियासी गरीब माहीगीर का बेटा हूँ, जब इस पार्लियामेंट का मेंबर बन सकता हूँ और पार्लियामेंट में अपनी जद्दोजहद कर सकता हूँ, एक गरीब मछेरे का बेटा, तो इसलिए पहाड़ों पे जितने नौजवान हमारे गए हैं, मैं सबको दावत देता हूँ वो आ जाएं, जमहूरी जद्दोजहद की तरफ आ जाएं, सियासी जद्दोजहद की तरफ आ जाएं, सियासी मुज़ाहमत की तरफ आ जाएं। हम पुरअमन तरीके से इंशाअल्लाह हम ज़रूर हक़ लेकर रहेंगे। तमाम वालिदैन को ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को, बच्चियों पर नज़र रखें, सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकें और इसी तरह अपने बच्चे और बच्चियों की तरबियत पे तवज्जो दें। जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ ही हमारे मुस्तक़बिल है, हमारा सरमाया है। और मैं अपने बच्चों और बच्चियों के लिए इंशाअल्लाह मैं हर दरवाज़े पे जाने के लिए तैयार हूँ और गया भी हूँ, क्योंकि जो माएँ मेरे सामने आती हैं तड़पती तो हमारा कलेजा फट जाता है। हमारे जो है हमारी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि हम किसी काम के नहीं रहते।
तो इन वालिदैन की खातिर मैंने इदारों से दरख्वास्त की कि हमारे बच्चे जितने लापता हैं, और इसी तरह मैं इंशाल्लाह पूरे बलूचिस्तान के नौजवानों तक ये पैगाम पहुँचाऊँगा। तमाम बलूचिस्तान के नौजवानों तक ये इंशाल्लाह मैं तमाम नौजवानों के पास जाऊँगा। ये मायूसी नहीं होना चाहिए, कभी मायूस ना हो। ये जो बलूचिस्तान में जो सरमायादार हैं, सरदार हैं, नवाब हैं, जागीरदार हैं, माफियाज हैं, और इनका शिकस्त हम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए से ला सकते हैं। उन्होंने हमें अंधेरों में धकेला है, उन्होंने हमें गुर्बत का तोहफ़ा दिया है, उन्होंने हमें जहालत का तोहफ़ा दिया है। वही करप्शन करते हैं, वही बलूचिस्तान को लूटते हैं। तो इन माफियाज के ख़िलाफ़ पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद ही रास्ता है। मैं आखिर में फिर तमाम वालिदैन तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों पे, अपने बच्चियों पे नज़र रखें। मैं अपने बच्चियों को घर में रखना चाहता हूँ, अपने बच्चियों को तालीम देना चाहता हूँ, अपने बच्चियों की तरबियत करना चाहता हूँ। मेरी बच्चियों मेरी गैरत हैं। मैं इन बच्चियों को पहाड़ पे जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। जो पाकिस्तान का आइन मुझे इजाज़त देता है एहतजाज का, जो पाकिस्तान का आइन के दायरे में रहते हुए पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद जो मेरा हक़ है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और कोई मुझे नहीं रोक सकता। पाकिस्तान का आइन मुझे नहीं रोक सकता, पाकिस्तान का दस्तूर मुझे नहीं रोक सकता। उसी पाकिस्तान के दायरे में रहते हुए, रियासत के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद हर सियासी कारकुन करता है। मैं कई दिनों से ख़ुद बहुत अजियत में था, बहुत परेशानी में था। तो इसलिए मैं तमाम वालिदैन तक, तमाम नौजवानों तक, तमाम सिविल सोसाइटी तक, तमाम सियासी कारकुनों तक ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं। हमें किसी मुसल्लह गिरोह का सहूलतकार नहीं बनना है। पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद करें, और पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद में ही हम बलूचिस्तान को तरक्की दे सकते हैं। यकीनी तौर के ऊपर आज का बदलता हुआ पाकिस्तान पूरी दुनिया देख रही है, और इसके पीछे जिस तरीके से कोशिशें की गई वो भी यकीनी तौर के ऊपर पूरी दुनिया ने देखा। और अब इस उम्मीद, इस यकीन और इस दुआ के साथ कि आने वाला पाकिस्तान जो है वो खुशहाल भी हो, मुस्तहकम भी, नाकाबिल तस्खीर भी, और यूं ही दुनिया की आंखों का तारा बना रहे। आज का प्रोग्राम बदलता पाकिस्तान देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।